नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एल्केन हैलाइड लेसन पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, और ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड बुक का पहला लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एडवाइस है कि आप लोग इस लेसन को अच्छी तरीके से समझें, अच्छे से तैयार करें, ठीक है ना, क्योंकि इस लेसन से लगभग जो है 7 नंबर एग्जाम में आते हैं। और ये लेसन केवल इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, हम आपको बता दें कि नीट और जेईई के एग्जाम के लिए भी ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग मेहनत से पढ़िए। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा है एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उन पर हमारा फोकस चल रहा है, ध्यान चल रहा है, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अभी तक सोडियम धातु से रिएक्शन पढ़ी है, और हमने बताया था कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु और एरिल हैलाइड के साथ होती है तो इसमें एरिल एल्केन बनता है, और इस रिएक्शन को वुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, वुर्ज रिएक्शन के द्वारा कार्बन की संख्या को बढ़ाया जाता है। अगर कोई भी कन्वर्जन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मेथेन से एथेन कैसे बनाएंगे, एथेन से प्रोपेन कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से पूछा जाता है, तो हमने कल इसको वीडियो में पढ़ाया था और हमने वीडियो डाला भी है, और कैसे कन्वर्जन करेंगे ये भी हमने सिखाया है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे अगर आप नए हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे पीछे के सारे वीडियोस देखिए और उनको अच्छी तरीके से समझिए, कॉपी पेन लेकर के नोट करिए पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं उनको नोट करिए। आपको इजीली बिल्कुल आसानी से केमिस्ट्री आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है रिएक्शन विद जिंक मेटल। क्या हमारा थर्ड पॉइंट है डी स्टूडेंट्स? रिएक्शन विद जिंक मेटल। तो जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे होती है जरा देखते हैं, आइए। तो जब भी किसी एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ में गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल जिंक से रिएक्शन करते हैं और माइनस में ZnX2 जिंक हैलाइड अलग हो जाता है और 2 एल्केन बन जाते हैं, मतलब R सिंगल बार R। अब ध्यान देने वाली चीज ये भी है बच्चों कि यहां पर जिंक से रिएक्शन जो होती है वो हम सोडियम एल्किल मतलब एल्किल क्लोराइड या फ्लोराइड की रिएक्शन नहीं कराते हैं। थोड़ा सा क्लोराइड फ्लोराइड जो होते हैं आसानी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तीव्र रिएक्शन होती है, तो जिंक से हम एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं और इस विधि से एल्केन बनता है। मतलब इस विधि का प्रयोग किया जाता है कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए। देखिए, वुर्ज रिएक्शन का भी प्रयोग किया जाता है कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसके द्वारा हम कार्बन संख्या डबल करते हैं और इसके द्वारा हम कार्बन की संख्या 3 भी कर सकते हैं। जैसे हमें मेथिल क्लोराइड से मेथेन से प्रोपेन बनाना है, मेथिल क्लोराइड से प्रोपिल क्लोराइड बनाना है, तो अब हमको सोडियम से करानी पड़ेगी रिएक्शन, और अगर हमको मेथेन से एथेन बनाना है तो हम वुर्ज से भी करा सकते हैं, एथेन से ब्यूटेन कराना है तो भी हम वुर्ज रिएक्शन इससे जिंक से करा सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इसका भी एक नाम है और इसकी खोज फ्रैंकलैंड ने की थी, इसलिए इस रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है और इसकी रिएक्शन आप जिंक से करा देते हैं तो क्या होगा, जब इसको गर्म करते हैं तो माइनस में ZnCl2 निकल जाता है। देखिए, ये Cl और ये Zn, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लगाएंगे, ZnCl2 निकल जाता है और बच जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, मिथिल क्लोराइड से एथेन यहाँ भी बन गया है, तो समझ रहे होंगे आप लोग कि रिएक्शन कैसे कराते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम 2C2H5Cl और प्लस Zn से रिएक्शन इसकी करा देते हैं, तो गर्म करने पर ये भी माइनस में ZnCl2 निकल जाएगा और बच जाएगा C4H10। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या हम डबल कर सकते हैं। ये हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों, हमारे पास जो इसका नंबर 4 रिएक्शन है वो मैग्नीशियम मेटल से है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। अब बच्चों ध्यान देना, ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा बनता है ग्रिग्नॉल अभिकर्मक। क्या बनता है? ग्रिग्नॉल रिएजेंट। तो रिएक्शन कैसे होती है? RX प्लस Mg, और इसको ड्राई ईथर वही सेम ROR में गर्म किया जाता है और बन जाता है RMgX।
इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ध्यान देना बच्चों, इसको अच्छे समझिए, क्योंकि इसके हजारों की संख्या में रिएक्शन है और इससे हजारों प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब कार्बनिक रसायन में ऐसा कोई यौगिक नहीं है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से न बन जाए। लगभग सारे यौगिक बन जाते हैं, सारे ग्रुप वाले यौगिक जो भी हैं वो सारे बन जाते हैं कार्बनिक रसायन में। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अच्छे समझना। आगे हम इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, कैसे इसकी रिएक्शन होती है। आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने CH3 सिंगल बॉन्ड Br ले रखा है और प्लस Mg से रिएक्शन करा दी, तो बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br। इसको हम कहेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ रहे होंगे आप, क्या नाम है इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। अब देखो बच्चों, अगर इसका हम जल अपघटन करा दें, HOH जल से रिएक्शन करा दें, तो हमेशा इन कंपाउंड में MgBr और OH निकलता है। क्या निकलता है? माइनस में MgBr और OH निकलता है, और क्या बच गया? CH3 और H मिलाकर क्या बन गया? CH4, मीथेन। सीधा मीथेन बन गई। मतलब मेथिल ब्रोमाइड से मीथेन बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाएंगे और उसका जल अपघटन करा देंगे, मेथिल प्राप्त हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आप लोग कितनी अच्छी रिएक्शन है। हम इसी रिएक्शन को अगर CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr है और इसका रिएक्शन हम इससे ब्रोमीन से करा दें, Br2 से करा दें, तो क्या होगा बच्चों? माइनस में MgBr निकल जाएगा, MgBr2 अलग हो जाएगा और बच जाएगा CH3Br। समझ गए ना? तो अगर इस तरीके से रिएक्शन कराते तो हमारा मेथिल ब्रोमाइड फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा यौगिक होता है जिसके द्वारा ढेर सारे कंपाउंड अलग अलग बनाए जाते हैं। अभी हमने आपको दो ही एग्जांपल दिए हैं, अभी हम इसके ढेर सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। आगे हमको रिएक्शन मिलेंगे इनकी ढेर सारी, और सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा रिएक्शन विद जिंक के साथ में कैसे रिएक्शन होती है और मैग्नीशियम के साथ में कैसे रिएक्शन होती है। तो निवेदन है आपसे, प्लीज इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो प्यारे बच्चों, हमने जिंक के साथ में और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन पढ़ ली है। अब आती है कॉपर के साथ में। तो इसके लिए हमने कल भी बताया था बच्चों कि कॉपर के साथ में जो रिएक्शन होती है वो ARI एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन होती है, वो सॉरी एरिल आयोडाइड की रिएक्शन होती है। और एरिल आयोडाइड कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो डाई एरीन बनाता है और यहाँ पर CuI2 अलग हो जाता है। फिलहाल हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन विद कॉपर, ध्यान से समझना बच्चों, क्या होता है कि कॉपर के साथ में जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यील्ड बढ़िया नहीं मिलता है, ज्यादा यील्ड नहीं मिलता है, लेकिन एरिल हैलाइड में यील्ड अच्छा मिलता है, ठीक ना। इसलिए रिएक्शन ज्यादातर एरिल हैलाइड की कराई जाती है, एरिल हैलाइड आयोडाइड की कराई जाती है। चलिए हम करके देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड I और प्लस Cu। ध्यान समझना, सबसे पहली चीज एल्किल आयोडाइड लेके आप एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल फ्लोराइड नहीं लेते, आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ में। और इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर माइनस में CuI2 बनता है और बच जाता है R सिंगल बॉन्ड R। ये हमारा फिर से वही बन गया, कार्बन की संख्या बढ़ने वाला एल्केन, और इससे हम कार्बन बढ़ा सकते हैं। और ध्यान देना बच्चों, इस रिएक्शन को कहते हैं उल्लमान रिएक्शन, उल्लमैन रिएक्शन, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी जो पढ़ रहे हैं हम लोग। और उसके बाद बच्चों हमारा पहला पार्ट जो है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन विद मेटल्स, वो कंप्लीट हो गया। इसकी रिएक्शन जो हमारी एरिल हैलाइड से होती है वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन में। और निवेदन है आपसे, आप लोग अच्छी तरीके से इनको समझते रहिए, पढ़ते रहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है इसका कि न्यूक्लियोफाइल, नंबर सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन दो प्रकार की होती है, पहली होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन क्या होती है? इसमें किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो होती है वो OH नेगेटिव मतलब जल से होती है, या किसी ऐसे
रिएक्टिंग एजेंट से होती है जो अभिक्रिया का वेग केवल एक ही पदार्थ पर निर्भर करे, तो वहां पर हमारा बनता है R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस में X निकलता है। अब ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, इन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो R होता है रेट ऑफ रिएक्शन, या हम लिख सकते हैं रेट ही लिख देते हैं सीधा, रेट इक्वल टू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, किसी एक R सिंगल बॉन्ड X की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है ना, OH पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी आपको मिल जाए रेट इज प्रोपोर्शनल टू R X की X मिल जाए, एल्किल हैलाइड मिल जाए, एक ही रिएक्टेंट पर हो, वो हमारी SN1 रिएक्शन होती है। अब ध्यान से बच्चों समझना, SN1 रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो 2 स्टेप में संपन्न होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। और वो सारी रिएक्शन में प्रथम स्टेप में स्थायी कार्बोकैटायन बनता है। और बच्चों यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो स्थायी कार्बोकैटायन बनता है वो दूसरे स्टेप में ही OH नेगेटिव से रिएक्शन करके अल्कोहल में बदलता है। तो ये जो भी रिएक्शन होगी ये कितने होगी? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। जबकि अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें भी सेम रिएक्शन होती है, RH प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू बनता है ROH और प्लस X नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर बच्चों डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल करता है किस पर? दोनों पर, RH पर और साथ में OH नेगेटिव पर भी निर्भर करता है। SN1 और SN2 में ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से समझना। SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है रिएक्शन का वो केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, और SN2 रिएक्शन जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें 2 मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, एक एल्किल हैलाइड का भी और एक न्यूक्लियोफाइल का भी, इसीलिए इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक ही खर्च होता है इसलिए इसको SN1 कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से रिएक्शन होती है। और जो SN2 रिएक्शन होती है वो हमेशा 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, और इन रिएक्शंस में माध्यमिक, अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनता है। तो प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्या होती है इसको हमने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया है, ध्यान समझना। अगर आपको SN1 SN2 रिएक्शन अच्छे से पढ़ना है तो हमने इसका एक स्पेशल वीडियो SN1 और SN2 रिएक्शन का बनाकर डाला हुआ है ग्रुप पर। आपसे निवेदन है कि आप उसको देखिए और उसको समझिए। वहां पर हमने बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया इसका कि SN1 रिएक्शन कैसे होती है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन कैसे होती है और इनकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। तो आप वहां से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि आप हमारे उस वीडियो से इसको देखें और नोट करें। ये हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। क्या पढ़ेंगे? SN2 रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, और साथ में SN1 का भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन क्या जल से रिएक्शन होती है तो उसका हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप लोग तो प्यारे बच्चों, हमने SN1 क्या होता है SN2 क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, और हमने आपसे कहा है कि प्लीज अगर आप SN1 SN2 को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी रिएक्शन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा जो एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है SN1 SN2 रिएक्शन का, उसको पूरा देख लीजिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। ये ध्यान देना बच्चों, ये चीज बहुत अच्छी है और यही आपकी रिएक्शंस में काम आएगी। तो पहला हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे SN1 का। देखिए, अगर RH और प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HOH से, जल से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है ROH और प्लस HX। बच्चों अच्छे समझना, यहां पर हम समझेंगे। देखिए, SN1 रिएक्शन जो होती है वो जल से होती है क्योंकि जल के ऑर्डर को नहीं गिना जाता है। अब ध्यान समझिए, ये जल से होती है रिएक्शन SN1 और इसमें एल्किल अल्कोहल बनता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है। बहुत स्लो इसलिए है क्योंकि SN1 रिएक्शन में माध्यमिक यौगिक स्थायी कार्बोकैटायन बनता है, और स्थायी कार्बोकैटायन बनने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लाभकारी है। तो जितना इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होगा उतना ही रिएक्शन आसानी से होगी। इसलिए SN1 रिएक्शन सबसे आसानी से 3 डिग्री वाले यौगिक देते हैं।
उसके बाद 2 डिग्री वाले यौगिक देते हैं, उसके बाद 1 डिग्री वाले यौगिक देते हैं, मतलब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। अगर इसकी जगह पर 3 डिग्री लिया जाता, R सिंगल बॉन्ड C R और इसके साथ में लगा होता X और प्लस HOH होता, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती। RCR और सिंगल बॉन्ड OH प्लस में HX निकल जाता। ये रिएक्शन बहुत तीव्र होती है, बहुत आसानी से हो जाती है 3 डिग्री की, और 1 डिग्री की रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए ये रिएक्शन आपको बनाना नहीं है, समझना है केवल। कई बार क्या होता है, आपके हाथ में कॉपी, आपके हाथ में पेन, आपके हाथ में कॉपी, आपके हाथ में पेन, रिएक्शन बन रही है, कॉपी पर सही है तो सही है, नहीं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी जिन रिएक्शंस को मानती है, आप केवल उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि रटने से कोई फायदा नहीं है, अच्छे से समझना है। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए SN1 SN2 आप प्लीज हमारे पीछे का वीडियो देखिए। और अब हम पढ़ेंगे SN1 का एग्जांपल, आपने देख लिया, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का एग्जांपल देखिए जरा आप लोग, जैसे R सिंगल बॉन्ड X और प्लस NaOH, कैसा है ये, जलीय HOH। जल की उपस्थिति में अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की क्षार से रिएक्शन कराते हैं, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, तो माइनस में NaX निकल जाता है और R सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है। SN2 रिएक्शन है ये, और बच्चों बहुत तेज होती है, क्योंकि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है और बहुत आसानी से होती है, और 1 डिग्री वाले आसानी से देते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 डिग्री ले लें, यहाँ पर हम 3 डिग्री ले लें, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि वहां पर हो जाएगा बीटा विलोपन। क्या हो जाएगा, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, इसका 3rd पार्ट है। ये हमने लिख दिया बीटा विलोपन, ठीक है ना। तो बीटा को रिएक्शन हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जल की उपस्थिति होती है, जलीय मात्रा में लेते हैं, ध्यान देना। इसके जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस इसको NaOH से रिएक्शन करा दें इसकी हम, तो माइनस में Cl निकल जाएगा और बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। बहुत आसानी से मिलेगा बच्चों, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। हम NaOH की जगह पर KOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन अगर RX की रिएक्शन हम करा दें, किससे, सपोज करो KCl से करा दें, पोटेशियम साइनाइड से करा देते हैं, तो SN2 रिएक्शन होती है और R सिंगल बॉन्ड Cl बन जाता है और माइनस में KX निकल जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे R की जगह पर हम CH3 ले लें, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस KCl ले लिया हमने, क्या होगा माइनस में, समझ गए आप, बना लेंगे आप लोग, क्या बनेगा, KCl निकल गया और क्या बच गया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लिया हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर Cl लगा हुआ है, प्लस हमने ले लिया AgCl। अब यहां पर बच्चों प्रोडक्ट बदल जाता है, देखिए AgCl सेम निकलेगा माइनस में AgCl और बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Nc। अब ये देखना, जब हम KCl लेते हैं तो Cn बनता है, AgCl लेते हैं तो Nc बनता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण छिपा हुआ है आवर्त सारणी के लेसन में। हमने आपसे कहा था कि क्लास 12th की रिएक्शन को पढ़ने के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री नहीं आती तो आप समझिए क्लास 12th के रिएक्शंस और जो लेसन्स हैं वो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल से आएंगे। इसलिए फिर से निवेदन आपसे, क्लास 11th की पढ़िए और जो हमने पीछे की केमिस्ट्री पढ़ाई है उन सारे वीडियोस को देखिए, जरूर देखिए और उनको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए और उनको बताइए भी अपने साथियों को कि केमिस्ट्री सीखने का भाई साहब एक ही माध्यम है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और अगर आसानी सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं आपको। जो KCl है इसमें पोटेशियम स्ट्रॉन्ग मेटल है, साइनाइड ग्रुप है, पोटेशियम स्ट्रॉन्ग मेटल है और स्ट्रॉन्ग मेटल जो होते हैं वो आसानी से आयनित हो जाते हैं, इसलिए K पॉजिटिव आसानी से निकलता है, C नेगेटिव आसानी से निकलता है। जबकि जो AgCl है, AgCl में Ag जो है वीक मेटल है और ये आयनित नहीं होता है। तो जब ये आयनित नहीं होता है तो नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, वहां से नाइट्रोजन अटैक करता है, इसलिए N जाकर के C पर जुड़ता है, इसलिए Nc बनता है। समझ गए आप? अब जरा समझना, डिफरेंस बताते हैं।
चूंकि पोटेशियम स्ट्रॉन्ग मेटल है इसलिए आयनित हो जाता है, तो Cl निगेटिव बनता है और Cl निगेटिव अटैक करता है CH3 पर, इसलिए CH3Cl बनता है। AgCl वीक मेटल है इसलिए आयनित नहीं होता, समझना। तो पहले CH3Nc बनता है, बाद में AgCl निकलता है, या पहले KCl निकलता है, बाद में CH3Cl बनता है। डिफरेंस है थोड़ा सा। तो समझ, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो बच्चों उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जब रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड की KNO2 से, पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं, तो माइनस में KX निकल जाता है और RONO बच जाता है। क्या बच जाता है बच्चों? RONO। ये हमारा एल्किल नाइट्राइड है। जब पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन होती है तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, और इसी के स्थान पर अगर हम ले लेते हैं AgX प्लस AgNO2, हमने इस बार सिल्वर नाइट्राइड ले लिया है, तो सिल्वर नाइट्राइड जब रिएक्शन होती है तो माइनस में AgX निकल जाता है और बन जाता है RNO2, ये नाइट्रो एल्केन बन जाता है। आप R के स्थान पर मिथिल रख करके देख सकते हैं, रिएक्शन बना सकते हैं। हम इन रिएक्शंस को ब्रीफली समझा देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया या कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज हमसे कमेंट करके बताइए, हम एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ब्रीफली समझाएंगे आपको। तो कैसे होती है रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम के ईथर के साल्ट से, समझना, ये सोडियम के ईथर का साल्ट है RONA, इसको सोडियम एल्किल ऑक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड पढ़ते हैं। जब इससे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम हो सकता है और NaX निकल जाता है, माइनस में NaX निकलता है, यहाँ पर प्रेजेंस CCl4 की होती है, और बच जाता है बच्चों हमारा क्या? ROR। क्या बच जाता है? ROR। ध्यान देना, ये हमारा बन गया डाई एल्किल ईथर। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके बोर्ड के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बच्चों, ध्यान देना। इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है और हम पढ़ेंगे भी आगे ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहां पर समझते हैं केवल। तो क्या है? ROR ईथर बनता है, डाई एल्किल ईथर बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं इसको। चेक करके देखते हैं एग्जांपल। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaOCH3 इक्वल टू, ऊपर CCl4 लेंगे, माइनस में निकलेगा NaCl। समझ गए होंगे आप लोग, इतना निकल गया, NaCl अलग हो गया, क्या बच गया बच्चों? CH3OCH3, CH3OCH3, तो डाइमिथिल ईथर बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। आपसे निवेदन है इनको नोट करते रहिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे, हमारा नंबर 3rd पॉइंट है कौन सा? बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इसके लिए हम अगले वीडियो में डालेंगे बच्चों। ध्यान समझना, बहुत अच्छी रिएक्शन ये भी है, बहुत काम की रिएक्शन है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ आ रहे होंगे, समझ में, और अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने साथियों को बताइए कि अगर अच्छा पढ़ना है, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, इंटर में अच्छे नंबर लाने हैं, नीट क्वालिफाई करना है, जेईई क्वालिफाई करना है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखें, परमानेंट वॉच करें। थैंक यू।